राजस्थान की सरहद के करीब एक छोटे से गांव धर्मपुर में दो पक्के दोस्त रहते थे। राहुल जो एक बहादुर और ईमानदार पुलिस वाला था, विराम रमेश जो उसका मजाहिया मगर होशियार दोस्त था। गांव आम तौर पर पुरअमन था, लेकिन कई महीनों से वहाँ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। रात के अंधेरे में कभी दरवाजों पे खून के निशान मिलते और कभी गांव वालों के मवेशी गायब हो जाते और वो लोग परेशान हो जाते थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कौन कर रहा है। एक दिन गांव की मुखिया ने राहुल को बुलाया। उसने फिक्रमंदी से कहा, हवलदार साहब, ये सब शायद पुरानी ठाकर हवेली की वजह से है। जब भी कुछ बुरा होता है, उस रात हवेली की खिड़की में सुर्ख रोशनी जलती नजर आती है। सरपंच की बात सुनकर राहुल बोला, आप फिक्र न करें सरपंच जी, मैं और रमेश आज रात जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो ठीक है, बात तो सही है। तुम और रमेश आज रात जाकर देखो कि आखिर माजरा क्या है। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। रात होते ही दोनों ने अपने हाथों में लालटेनें उठाई और हवेली की जानिब रवाना हो गए। रात ज्यादा हो गई थी और गिद्धड़ों की अजीब आवाजों से माहौल और डरावना हो रहा था। कुछ देर में दोनों हवेली पर पहुंच गए। दूर से ही हवेली टूटी फूटी और डरावनी लग रही थी। हवेली को देखकर रमेश बोला, राहुल, मैं तो वापस जाना चाहता हूँ। अगर वाकई कोई भूत या खतरनाक चीज सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? राहुल मुस्कुराकर बोला, रमेश, तो क्या यार हमेशा डरता रहता है? ये भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आज देखना, हम यहाँ पर्दाफाश करके ही जाएंगे। और तू इतना मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए, ऊपर वाली मंजिल से तेज चीख सुनाई दी। ये आवाज सुनकर राहुल ने पिस्तौल निकाली और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर जाकर राहुल देखने लगा कि ये चीख की आवाज कहाँ से आई थी, लेकिन वह छत पर ढूंढता रहा पर उसे वहाँ कोई भी चीज नहीं मिली। तभी राहुल नीचे आया तो उसने रमेश के हाथ में एक पुराना सा कागज देखा। उसे देखकर राहुल चौंककर बोला, अरे भाई रमेश, इस कागज में क्या लिखा हुआ है? तभी रमेश बोला, अरे भाई राहुल, इस पर लिखा है कि आज रात आखिरी खेल होगा। मुझे तो लगता है कि ये कोई भूत नहीं, ये कोई इंसान है। हाँ भाई रमेश, ये कोई भूत भूत नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक साइड वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर वे उसकी ओर बढ़े। जब वे दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे में सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी दीवार है। दीवार को देखकर राहुल ने उस पर 2-3 बार मुक्के मारे। जैसे ही राहुल ने दीवार पर मुक्के मारे, दीवार अपने आप साइड हो गई और पीछे एक लंबी घनी सुरंग निकल आई, जिसे देखकर रमेश बोला, अरे भाई राहुल, इतनी लंबी और गहरी सुरंग ये कोई आम इंसान नहीं बना सकता। इतनी लंबी सुरंग आखिर कहाँ से निकलती होगी? ये जरूर किसी की चाल है। रमेश की बात सुनकर राहुल बोला, हाँ भाई, तुम एक काम करो, यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं सुरंग के अंदर जाकर देखता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है। बस तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी गया और अभी आता हूँ। इतनी बात के बाद राहुल इस खुफिया सुरंग में गया और रमेश बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। राहुल सुरंग में चलते चलते एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां से सुरंग 2 हिस्सों में बंटती थी। उन 2 रास्तों को देखकर राहुल बोला, ये कैसी सुरंग है? ये सुरंग 2 रास्तों में बंटती है। अब मैं कौन से रास्ते में जाऊं? अच्छा, एक काम करता हूं, मैं दाएं वाले रास्ते से ही चलता हूं। शायद यहीं से कोई सुरंग निकल जाए। तभी राहुल दाएं वाले रास्ते पर निकल पड़ा। इस पुरानी सुरंग से निकलते ही राहुल अपने गांव के उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया, क्योंकि वो सुरंग सीधे उस कुएं की ओर निकलती थी। सुरंग से निकलकर राहुल ने देखा कि कुएं के पास लाल रंग की बाल्टियां पड़ी थीं, जिनमें खून की तरह लाल रंग भरा हुआ था। इसे देखकर राहुल बोला, अरे ये क्या है? ये खून जैसी लाल रंग की बाल्टियां किसकी हैं? मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है। गांव के लोगों के घरों के बाहर भी इसी तरह का खून पड़ा होता है। मैं वापस कुएं की तरफ चलता हूं और गांव में जाकर सबको इसके बारे में बताता हूं। मुझे तो ये किसी की चाल लगती है।
तभी राहुल वापस सुरंग के रास्ते से रमेश के पास आया और आते ही रमेश से कहने लगा, अरे भाई रमेश, चलो अब गांव चलते हैं। मुझे सब समझ में आ गया है। ये सुरंग हमारे गांव के उस पुराने कुएं के पास ही निकलती है। ये हमारे गांव के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश है। जब मैं उस सुरंग से बाहर निकला तो सीधे उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि 2 लाल रंग की बाल्टियां पड़ी थीं, जिनमें खून जैसा लाल रंग भरा था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को सब बताया जाए। चलो अब घर चलते हैं और सुबह होते ही गांव वालों को इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। तभी राहुल और रमेश उस पुरानी हवेली से निकलकर गांव की ओर चल देते हैं। अगले दिन राहुल और रमेश सरपंच के पास गए। सरपंच उन्हें देखकर बोला, राहुल, तुम लोग आ गए। बताओ, कल उस हवेली में क्या हुआ? सरपंच की बात सुनकर राहुल बोला, हाँ सरपंच जी, कल रात मैं और रमेश उस पुरानी हवेली में गए थे। हम जैसे ही हवेली में दाखिल हुए तो हमें तेज चीख की आवाज आई। मैं ऊपर गया लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हमें एक कमरे में से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जब मैं वहां पर जाकर देखा तो एक पुरानी दीवार थी। मैंने जैसे ही उस दीवार को 2 बार हाथ मारा तो वो दीवार अपने आप साइड पर हो गई और उसके पीछे से एक सुरंग निकल आई जो बहुत ही लंबी थी। मैं उस सुरंग के अंदर गया तो देखा उस सुरंग में से 2 रास्ते निकलते थे। जैसे ही मैं उनमें से एक रास्ते से बाहर आया तो आकर देखा कि मैं अपने गांव के उस पुराने कुएं के पास खड़ा था। लेकिन मैंने ये देखा कि वहां पर 2 लाल रंग की बाल्टियां पड़ी थीं, जिनके अंदर खून जैसा कुछ पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसे गांव के लोगों के घरों के दरवाजों के बाहर लगा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी भूत वगैरह का काम नहीं है, किसी इंसान की साजिश है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज रात हम लोग उसको देखेंगे कि वो कौन है और क्या चाहता है। राहुल की बात सुनकर सरपंच बोला, हाँ ठीक है, आज रात हम लोग वहां चलकर देखेंगे कि कौन है जो हमारे गांव के पीछे पड़ा है। उसी रात सरपंच, राहुल और रमेश उसी पुराने कुएं के पास झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद वहां पर 2 आदमी आए। उनके हाथों में 2 उदाहरण की यानी उसी तरह की बाल्टियां थीं जिनमें लाल रंग था। इन दोनों आदमियों को देखकर सरपंच की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वो दोनों आपस में बात करने लगे। अरे भाई, हमारा प्लान कामयाब हो गया। गांव वाले तो सच में डरते हैं। अभी कुछ दिन और फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर रमेश बोला, सरपंच जी, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों को पकड़ कर लाता हूँ। रमेश की बात सुनकर राहुल बोला, रमेश, हमें अभी उन्हें नहीं पकड़ना है, हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। आखिर कौन है वे और हमारे गांव के साथ क्या करना चाहते हैं? आज के दिन हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम घर चलते हैं और कल मैं सबको बताऊंगा कि हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे। अगले दिन राहुल ने कुछ गांव वालों को अपने पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे गांव में उस दिन से जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, उनकी असली वजह अब हमें पता लग गई है। कल रात मैंने और सरपंच ने उन 2 आदमियों को देखा जो हमारे गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। हम समझते थे कि वो कोई भूत है, लेकिन असल में उनके पीछे उन्हीं 2 आदमियों का हाथ है। वे लाल नम सा रंग लेकर आते हैं और उससे हमारे दरवाजों पर लगा जाते हैं ताकि हम डर जाएं। और इतना ही नहीं, हमारे मवेशी भी उन्हीं 2 आदमियों ने गायब किए हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आज रात हम उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। आप सब आज रात तैयार रहना। अगली रात घोर अंधेरा होते ही सभी गांव वाले गांव में ही छिप जाते हैं। कोई झाड़ियों के पीछे, कोई पेड़ के पीछे और कोई घरों के पीछे। वे सब वहां खड़े होकर उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपने हाथों में बाल्टियां लेकर वहां आते हैं। तभी गांव वाले चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर सरपंच बोला, राबू और भुकेश, तुम? अच्छा, तो इतने दिनों से गांव में तुम दोनों ही थे जो गांव वालों को डरा रहे थे। हमने कल ही तुम्हें देख लिया था, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमने सोचा था कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। आखिर तुम अपने ही गांव वालों को क्यों डराते हो और ये लाल रंग की बाल्टियां लाकर हमारे दरवाजों पर क्यों लगाते हो?
आखिर क्यों तुम दोनों ऐसा कर रहे हो और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो? सरपंच की बात सुनकर भूकेश बोला, सरपंच जी, हमें माफ कर दो। हम दोनों लालच में आ गए थे। हमारे सेठ लालचंद ने कहा था कि मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम हर रोज धर्मपुर वालों को डराओगे। और ये आइडिया भी उसने हमें दिया था कि रात को जाकर तुम उन्हें डराना ताकि धर्मपुर वाले गांव छोड़ दें और वो उस पर कब्जा कर सके। राहुल उन दोनों को माफ नहीं करता। वो लोग उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं और गांव वाले अपने गांव में फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ कोई भी अजीबोगरीब घटनाएं नहीं होती और हर तरफ राहुल और रविश की बहादुरी की मिसाल दी जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि कैसे उन्होंने लालच में आकर गांव वालों को डराना शुरू किया, लेकिन सही समय पर उन्हें पकड़ लिया गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। धन्यवाद।